हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ आए हैं। दोस्त, आज का जो सेशन है वो ट्रेड का हम लेके आए हैं। जो भी इसमें नए कैंडिडेट जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि हमारे चैनल पर एलपी सीबीटी टू का रुकमनी पब्लिकेशन से प्रैक्टिस या एमसीक्यू चलाया जा रहा है। इसमें दो पोर्शन हम लेके चलते हैं। एक पोर्शन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेते हैं और दूसरा जो आता है वो ट्रेड का आता है। अब तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन हम ले रहे हैं वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ले रहे हैं और कुछ कैंडिडेट का डिमांड था कि पीछे अगले जो इससे पीछे जो छठा चैप्टर हम कंप्लीट किए थे, शायद मैग्नेट था, उसके बाद कुछ कैंडिडेट का कमेंट आया था कि डीसी जनरेटर समाप्त करिए सर, या डीसी जनरेटर का एमसीक्यू करवा दीजिए प्लेटफॉर्म से। तो आज हम डीसी जनरेटर ही लेके आए हैं, डीसी जनरेटर लेके आए हैं। अब डीसी जनरेटर में अगर बात करेगा तो जो भी रुकमनी पब्लिकेशन का बुक है उसी में से हम लिए हैं। देखिए, एलपी टेक्नीशियन और डीएमआरसी और अदर एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही प्रीवियस पेपर कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। इसमें आपको हम बताते हैं कि एक ट्रेड पेपर 75 क्वेश्चन का आता है। एक ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको एरा में 75 क्वेश्चन आता है। 75 में 27 मार्क्स लाना रहता है, 35%, और 35% अप्रोक्स 27 नंबर होता है। तो इसमें ज्यादा जोड़ ना दीजिएगा, जो भी जोड़ देना है वो पार्ट ए में दीजिएगा। इसमें प्रैक्टिस कर के माध्यम से भी आप 30-35 का टारगेट रखिएगा कि हमको 35 नंबर किसी हाल से 75 में लाना है। अब आज का पहला प्रश्न देखिएगा। आज का पहला प्रश्न में बोला गया है कि डीसी मशीन में डमी कुंडलियां हेतु उपयोग होती है। डमी कुंडलियां का मतलब ये होता है कि जैसे डीसी मशीन लीजिएगा तो जिसे मान लेते हैं कि डीसी मशीन ये हो गया। अब डमी का मतलब हुआ है कि जहां तहां कॉइल इसको लगाना होता है बैलेंस करने के लिए। जैसे ये हो गया डमी, तो इसका काम कुछ होता है, तो ये होता है आर्मेचर की यांत्रिक संतुलन बनाए रखने का काम करता है। जैसे ये बताइए कि अगर मानते हैं कि आर्मेचर हम बनाए इसको, देखिए आर्मेचर कोई भी रूप में ले सकते हैं। आर्मेचर जैसे जो मोटर में लगा रहता है तो ये मानते हैं कि आर्मेचर है, और आर्मेचर को इसको हम बैलेंस करना है तो इसमें एक डमी लगा दीजिए। अभी बताइए ये साइड लगाइएगा तो अनबैलेंस हो जाएगा, तो ये साइड भी लगाना पड़ेगा, तो यही है डमी। तो वही बोला है कि डीसी मशीन में डमी कुंडलियां हेतु उपयोग की जाती है, तो आर्मेचर की यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। बोला गया है कि डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। तो यांत्रिक हानि का मतलब होता है कि वायु घर्षण हानि होता है, वायु घर्षण हानि होता है। अगर डीसी मशीन का अगर हानि का अगर बात करिएगा तो हानि भी 3 प्रकार का होता है। एक जो हानि होता है वो होता है हिस्टेरिसिस हानि, हिस्टेरिसिस हानि, जो ये देखिएगा ये हो गया पहला हिस्टेरिसिस हानि। दूसरा का अगर बात करेगा तो दूसरा हानि जो होता है उसको हम एडी धारा हानि भी कह सकते हैं, या नहीं ताम्र हानि कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, तो ताम्र हानि बोलते हैं। और तीसरा बोलते हैं यांत्रिक हानि, तीसरा को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक हानि। और यांत्रिक हानि में कौन सा होता है, तो वायु घर्षण है जो यांत्रिक हानि में जाता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए डीसी मशीन में कितने हानियां होता है। तो एक हिस्टेरिसिस हानि होता है, ताम्र हानि होता है और यांत्रिक हानि होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर का बोलेगा कि ट्रांसफार्मर में भी ये हानि होता है, तो ट्रांसफार्मर में 2 हानि होता है, एक हिस्टेरिसिस हानि होता है, एक ताम्र हानि होता है, यांत्रिक हानि नहीं होता। यांत्रिक हानि सिंपल समझ जाइए कि जिसे जो घर्षण के द्वारा जो लॉस होता है उसी को हम यांत्रिक हानि कहते हैं, या वायु के द्वारा घर्षण, वायु के माध्यम से या घर्षण के माध्यम से जो लॉस होता है उसी को हम यांत्रिक हानि कहते हैं। तो यहां समझ गए होंगे कि आपसे पूछा गया यांत्रिक हानि, तो यांत्रिक हानि में कौन सा हो जाएगा, तो वायु घर्षण एक यांत्रिक हानि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि फुल लोड पर संचालित हो रही समान डीसी मशीन में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है। बोला गया है कि फुल लोड पर संचालित हो रही समान डीसी मशीन में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक कौन सी होती है। तो सबसे संचालित विद्युत चुंबक जो होता है वो फील्ड वाइंडिंग होता है। कौन सा, तो फील्ड वाइंडिंग होता है जो सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि किसी भी डीसी मशीन के एक्साइटिंग्स कॉइल्स किस प्रकार को वाइंड की जाती है। बोला है किसी भी डीसी मशीन के एक्साइटिंग्स कॉइल्स किस प्रकार का वाइंड किए जाते हैं। तो ध्रुवों के आसपास वाइंड किए जाते हैं, ध्रुवों के आसपास वाइंड किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा।
इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि 4 पोल्स डुप्लेस वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या क्या होगा। बोला है कि 4 पोल डुप्लेस, डुप्लेस का मतलब होता है 2, डुप्लेस का मतलब कितना होता है तो 2, और लैप वाइंडिंग दिया है। कौन सा दिया है तो लैप वाइंडिंग दिया है। तो लैप वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या क्या होगी, या 4 पोल मशीन के लिए एक डुप्लेस वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है। समझिएगा, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग। एक होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग, अब इसमें क्या होता है, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, वेव वाइंडिंग में क्या होता है, वो समझने का प्रयास करिएगा। वेव वाइंडिंग में वोल्टेज बढ़ता है, वेव वाइंडिंग में वोल्टेज बढ़ता है। तो ये बताइए वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा क्या हो जाएगा, तो घटेगा, धारा घटेगा। अब ये बताइए, इसको याद करने का तरीका ये है कि वेव वाइंडिंग में देखिए V है, तो V है तो वेव बढ़ेगा तो या वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घटेगा। लैप वाइंडिंग में इसी का उल्टा होता है कि यहाँ धारा बढ़ता है, यहाँ धारा बढ़ता है तो वोल्टेज घटता है। ये 2 बात हुआ। तीसरा बात याद रखेगा, दूसरा में देखेगा, ये दोनों में अंतर पूछ देता है कि बताइए क्या है। तो इसमें जो समांतर पथों की संख्या जो होता है, इसमें समांतर पथों की संख्या लिख लीजिएगा। समांतर पथों की जो संख्या होता है वो पोलों की संख्या के बराबर होता है, पोलों की संख्या के बराबर होता है, पोलों की संख्या के बराबर होता है। तो हम क्या लिखें, समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है लैप वाइंडिंग में। लेकिन वेव वाइंडिंग में अगर पूछ देगा तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की जो संख्या होता है, समांतर पथों की संख्या जो होता है वो कितना होता है तो 2 होता है। तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होता है और ठीक है, और लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है। अब प्रश्न में पढ़िएगा, आगे बोला है कि 4 पोल्स डुप्लेस लैप वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या क्या होगी। तो ये बताइए, लैप वाइंडिंग में हम बोले थे कि ध्रुवों की संख्या के बराबर होता है, तो ये बताइए कि पोलों की संख्या के बराबर हो गया। तो कितना दिया है, 4 पोल दिया है, और ये बताइए डुप्लेस दिया है मतलब 2 दिया है, तो 2 में कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, दोस्तों कुछ कंसेप्ट हम क्लियर करते चलेंगे। इसमें देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक 4 ध्रुव सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। तो ये बताइए, ये भी लैप वाइंडिंग है, कितना है तो लैप वाइंडिंग में आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या क्या होगी। तो ये बताइए, लैप वाइंडिंग में हम बताएं कि समांतर पथों की संख्या होता है जो पोलों की संख्या के बराबर होता है, पोलों की संख्या के बराबर होता है। समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होगा। तो ये बताइए, पोल यहाँ कितना दिया है तो 4 दिया है, कितना दिया है 4 दिया है, और सिंप्लेक्स मतलब सिंगल का दिया है तो 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसमें समांतर पथों की संख्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि डीसी मशीन में क्या होता है। डीसी मशीन का अगर बात करेगा तो डीसी मशीन में आर्मेचर चालक में धारा एवं विद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशीय होते हैं। बोला है कि आर्मेचर चालक में धारा और एवं विद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं। अल्टरनेटिंग मतलब एसी, अल्टरनेट में चलता है, अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर एक दिशीय होते हैं। एक दिशीय कौन सा होता है तो डीसी होता है। तो वही बोला गया है कि धारा एवं विद्युत चुंबकीय अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर एक क्या होता है तो एक दिशीय हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है। दिक् परिवर्तक का मतलब होता है कम्यूटेटर। दिक् परिवर्तक का काम क्या है तो इसको कम्यूटेटर बोलते हैं। और दिक् परिवर्तक 2 प्रकार का होता है। अगर दिक् परिवर्तक का बात करेगा तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्लिप रिंग, एक होता है स्लिप रिंग, एक होता है स्लिप रिंग और एक होता है स्प्लिट रिंग, एक होता है स्प्लिट रिंग। समझिएगा, ये बताइए, एक हम बताएं स्लिप रिंग और एक होता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का काम होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए इसको मोटर में लगाया जाता है कि कोई भी जनरेटर एसी उत्पन्न करता है और डीसी को डीसी में क्या करता है तो डीसी में सप्लाई कर देता है। तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हम क्या लगाते हैं तो स्प्लिट रिंग लगाते हैं। लेकिन स्लिप रिंग का काम क्या होता है कि जिसे मानते हैं कोई जनरेटर एसी उत्पन्न किया और एसी ही बाहर निकालना है तो वहां क्या लगाते हैं तो स्लिप रिंग लगाते हैं। स्लिप रिंग इस हिसाब से रहता है। और स्प्लिट रिंग का अगर बात करेगा तो स्प्लिट रिंग रहता है जो बीच बीच में गैप रहता है, बीच बीच में गैप हो गया तो हो गया स्प्लिट रिंग। और स्लिप रिंग का बात करेगा तो स्लिप रिंग में गैप नहीं होता है, सीधा गोल होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है पूर्ण तरंग रेक्टिफायर का काम करता है, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर का काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य
कार्य करता है। अगले प्रश्न, अभी बताइए रेक्टिफायर की तरह इसलिए काम करता है कि रेक्टिफायर का भी काम होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। आपको पता होगा कि रेक्टिफायर का काम कुछ होता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि डीसी मशीन, एक सेकंड देखिएगा, ये बताइए, इसमें बोला गया है कि डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग योक कहलाता है, कम क्षमता की मशीन हेतु ये बना होता है। समझिएगा, जैसे कोई भी मशीन देखिएगा डीसी मशीन का बाहर जो योक लगाता है, योक किसको कहते हैं, जो बाहरी भाग रहता है। जैसे ये बताइए कि हम ये मोटर बनाए, एक हम सिंपल मोटर बना देते हैं, तो ये जो बाहर का भाग जो आप देखते हैं, वो बाहर का भाग को हम योक कहते हैं। बाहर के भाग को हम क्या कहते हैं, योक कहते हैं। तो बाहर के भाग को योक कहते हैं। तो कम क्षमता जो रहता है, वो कम क्षमता रहता है, उसको ढलवा लोहा से बनाया जाता है। कम क्षमता वाला को ढलवा लोहा से बनाया जाता है। लेकिन अगर अधिक क्षमता वाला बोलेगा कि अधिक क्षमता का कौन सा प्रयोग करते हैं, तो अधिक क्षमता के लिए हम किसको बनाते हैं, तो स्टील का बनाया जाता है। तो आपसे यहां से दो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि डीसी मशीन का जो सबसे बाहरी भाग योक कहलाता है, उसका कम क्षमता के लिए किसका बनाते हैं, तो ढलवा लोहा का बनाते हैं, और अधिक क्षमता के लिए स्टील का बनाते हैं। अधिक क्षमता के लिए हम किसका बनाते हैं, तो स्टील का बनाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा, तो कम क्षमता वाला पूछा गया है। तो कम क्षमता के लिए ढलवा लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली का प्रयोग की जाती है। बोला है कि एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली का प्रयोग की जाती है। तो भिन्नात्मक पिच कुंडली को स्पार्किंग को कम करने के लिए उपयोग करते हैं। स्पार्किंग को कम करने के लिए उपयोग करते हैं। कहा है कि एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच का बात करते ही करिएगा, तो जैसे इस ऐसे जो बनाइएगा, तो जो गैप होता है उसी को हम पिच बोलते हैं। तो पिच कुंडली का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो स्पार्किंग को कम करने के लिए करते हैं। स्पार्किंग को कम करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि डीसी मशीन में आर्मेचर की अक्ष और ब्रूसों के संपर्क केंद्र के मध्यम से गुजरने वाले समतल क्या कहलाता है। बोला है कि डीसी मशीन में आर्मेचर की अक्ष और ब्रूसों की संपर्क के केंद्र के मध्य से गुजरने वाले समतल क्या कहलाता है, तो दिक् परिवर्तक समतल कहलाता है। दिक् परिवर्तक समतल कहलाता है। समझिएगा, हम समझाने का प्रयास करते हैं। जिसे ए बताइए कि ए हम ले लिए नॉर्थ पोल, और ये जो ले लिए हम साउथ पोल ले लिए। और ये बताइए इसमें से मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक लाइनें निकलेगा, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगा, तो इस तरीका से निकलेगा। इसमें हम ये आर्मेचर लगा देते हैं। ये हो गया आर्मेचर जो फ्लक्स को काटेगा। अभी बताइए फ्लक्स को काटेगा तो ये बाहर निकलेगा, और बाहर ही हम यहाँ क्या लगा देते हैं, तो यहाँ हम कम्यूटेटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, तो कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर के साइड में हम न्यूट्रल पर क्या लगा देते हैं, तो ब्रश लगा देते हैं। एक क्या हो गया, तो ब्रश हो गया। और ये ब्रश के माध्यम से जो भी विद्युत जो निकलता है, वो ला के हम लोड से जोड़ देते हैं। लोड बल्ब हो या पंखा को, उससे हम जोड़ देते हैं। अब प्रश्न में बोला है कि डीसी मशीन में आर्मेचर की अक्ष, ये बताइए आर्मेचर का अक्ष ये हो गया आर्मेचर, ये जो हम खींचे हैं ये क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। और ब्रूसों के संपर्क में, ये बताइए कि ब्रश है उसको हम ब्रूसों बोलते हैं। तो ब्रूसों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाले समतल क्या कहलाता है, तो दिक् परिवर्ती कहलाता है। दिक् परिवर्ती कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि डीसी पार्श्व पथ जनित्र की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे, बोला है कि डीसी पार्श्व पथ जनित्र की क्रांतिक चाल। अब ये बताइए कि क्रांतिक चाल किसे कहते हैं। क्रांतिक चाल मतलब क्रिटिकल सिचुएशन जो बोलता है, कि डॉक्टर भी कहता है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, इसके नीचे गिला या ऊपर गिले पर कुछ भी घटना घट सकती है। तो सिंपल कह सकते हैं कि क्रांतिक चाल वो होता है कि इसके ऊपर या नीचे होने पर कोई भी घटना घट सकता है। तो बोला है कि क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिससे चाल को नीचे, क्या बोला है, नीचे। तो ये बताइए नीचे अगर जाएगा, तो नीचे जाने पर हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, तो जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल होगा। जनित्र जैसे जनरेटर है, जो वोल्टेज बनाने में असफल रहता है। अब समझिएगा, हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये बताइए कि हम घर में जैसे जनरेटर लगा दिए,
ये हम जनरेटर ले लिए, ठीक है। अब जनरेटर का एक क्रिटिकल क्रांतिक चाल जरूर होगा कि उसके ऊपर जब जाएगा तो उसमें विद्युत उत्पन्न करना शुरू कर देगा, लेकिन वही है कि वहां क्रांतिक कोण से अगर नीचे आएगा तो विद्युत बनाना बंद कर देगा। तो आप जनरेटर को अगर धीरे धीरे चलाइएगा तो आप क्या कर रहे हैं, विद्युत बनाने से असफल हो रहे हैं या वोल्टेज बनाने से असफल हो रहे हैं। तो वही बोला है कि अगर क्रांतिक चाल से हम नीचे चल जाएंगे तो क्या होगा, तो विद्युत या वोल्टेज बनाने में हम असफल हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर बोलता कि क्रांतिक चाल से अगर ऊपर चल जाता तो क्रांतिक चाल से ऊपर जाएगा तो फिर विद्युत बनाने में हम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि डीसी जनित्र के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए ब्रशेज को बोला है कि डीसी जनित्र के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए ब्रशेज को क्या करते हैं। तो पता है कि ब्रशेज को आर्मेचर की घूर्णन की दिशा में अग्र लीड प्रदान की जाती है। आर्मेचर की घूर्णन की दिशा में अग्र लीड प्रदान किया जाता है। अब समझिएगा, एक आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारना अगर हो तो अगर आर्मेचर प्रतिक्रिया के आप सुधारना चाहते हैं तो ब्रश जो होता है आर्मेचर की घूर्णन, ठीक है। तो ये बताइए आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए ब्रशेज में क्या होना चाहिए। तो ब्रशेज में सट वोल्टेज निकलना चाहिए, मतलब बहुत तेजी से अगर प्रवाहित होगा तो तेजी से प्रवाहित होने पर वहां जो लॉस होना रहेगा वो लॉस नहीं होगा, लॉस जो होगा वो लॉस कम जाएगा। जिसे हम सिंपल आपको ये बोलते हैं कि अगर आपको रास्ता पर ही जाना है, रास्ता पर बहुत क्लियर रास्ता मिलेगा तो आपको उतना ऊर्जा लॉस नहीं होगा, सीधे निकल जाइएगा। लेकिन इसमें अगर रास्ता में बहुत ज्यादा रुकावट आएगा तो आपको बहुत मतलब कि इसको झेलना होगा। एक ब्रेकर का काम करेगा। ब्रेकर क्या करता है, रास्ता को मतलब कि गति को कम कर देता है। तो वही बोला है कि अगर डीसी जनित्र के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारना है, आर्मेचर प्रतिक्रिया एक क्या है, तो त्रुटि है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया को अगर सुधारने के लिए ब्रशेज को हम क्या करते हैं, तो आर्मेचर की घूर्णन की दिशा में अग्र लीड प्रदान करते हैं। अग्र मतलब आगे लीड कर जाता है, आगे क्या करता है, लीड कर जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों टेक्निकल थोड़ा ये सब अथी होता है, जैसे इसमें थोड़ा समझना आपको इतना जैसे समझिए इतना प्रयास करिए कि आप टेक्निकल जैसे जो भी पासिंग मार्क से है उसे 5 नंबर वैभव लाने की कोशिश करिएगा। एक टारगेट करिएगा कि 35 और तो 30 मार्क्स लाना ही लाना है। कहा कि आपको ये भी पता है कि अगर आप टेक्निकल जो भी आप ट्रेड लिए हैं उसमें अगर 27 नंबर से ऊपर नहीं या 27 नंबर नहीं लाते हैं तो आपका पार्ट ए कॉपी जांच होगा ही नहीं, आप वहीं से आप रेस से बाहर हो जाइएगा। तो ऐसा ना है कि पार्ट ए में सारा इफर्ट लगा दिए और पार्ट बी हल्के में लिए और वो और आपको हल्का कर देगा। तो इसलिए इस पर इफर्ट लगाते रहिएगा और इस पर थोड़ा भी जोर दीजिएगा कि हमको पासिंग मार्क पार करना है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि वह डीसी जनरेटर इनमें से कौन सा है जो पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियम उपलब्ध करा सकता है। बोला है कि वह डीसी जनरेटर इनमें से कौन सा है जो पूर्ण भार पर, क्या बोला है, पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियम उपलब्ध करा सकता है। तो कौन सा होता है, तो योगात्मक कंपाउंड होता है। कौन सा, तो योगात्मक कंपाउंड होता है। जिस योगात्मक कंपाउंड होता है, समझिएगा हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए डीसी जनरेटर को 3 भाग में बांटा गया है, एक सीरीज में बांटा गया है, एक शंट में बांटा गया है, एक कंपाउंड में बांटा गया है। अब ये बताइए कि जो कंपाउंड है इसमें अगर आप पूर्ण लोड दें या नहीं दें, इसको कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हो गया योगात्मक कंपाउंड का। योगात्मक कंपाउंड में आप भार दे या नहीं दे, लोड दे या नहीं दे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही बोला है कि अगर डीसी जनरेटर में कौन सा है जो पूर्ण भार पर, मतलब पूर्ण भार पर भी 0 वोल्ट का नियम उपलब्ध करा सकता है, तो योगात्मक कंपाउंड करा सकता है। लेकिन अगर सीरीज का बात करिएगा तो सीरीज जो होता है, अब सीरीज का थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे सीरीज का अगर बात करेगा तो इसको आप बिना लोड के नहीं चला सकते हैं, इसको बिना लोड के नहीं चला सकते हैं। लोड रहेगा तभी सीरीज में चलेगा, बिना लोड के नहीं चला सकते हैं। बिना लोड के चलाइएगा तो धारा भी 0 हो जाएगा और वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि कौन ऐसा जनरेटर है या कौन सीरीज जनरेटर को हम लोड बिना चलाएंगे या नहीं। तो आप कह सकते हैं कि सीरीज जनरेटर को बिना लोड के नहीं चला सकते हैं। लेकिन अगर यही शंट का अगर बात करेगा तो शंट है जो लोड के साथ नहीं चालू कर सकते हैं, इसी का उल्टा हो जाता है, लोड के साथ नहीं चालू कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं कि शंट में जैसे लोड के साथ करिएगा तो कुछ भी वोल्टेज इसको चल जाएगा किसका, लोड की तरफ, तो सही से वहां जनरेटर चालू नहीं होगा। इसलिए सीरीज में याद रखिएगा कि बिना लोड के नहीं चला सकते हैं, लोड रहेगा तभी चालू होगा सीरीज में। और शंट होता है कि लोड के बिना चलाना है, ठीक है। और योगात्मक कंपाउंड जो बताया है, हम क्या बताएं कि लोड रहे या ना रहे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि 4 ध्रुवों वाले डीसी जनित्र में 1800 आरपीएम पर चल रहा है तो आर्मेचर में धारा की आवृत्ति क्या है। बोला है कि 4 ध्रुव वाले जनित्र है जो 1800 आरपीएम पर चल रहा है तो आर्मेचर में धारा की आवृत्ति कितना होगा। तो ये आर्मेचर में धारा की आवृत्ति इसका होगा कितना, तो 60 हर्ट्ज होता है। जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और ये जो बनाइएगा न्यूमेरिकल, तो बनाने के बाद इसका आंसर जो आएगा वो 60 हर्ट्ज आएगा। ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, इसीलिए इसका डायरेक्ट आंसर याद रखेगा 60 हर्ट्ज होता है और ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक विलगित उत्तेजित जनरेटर में, बोला है कि एक विलगित उत्तेजित जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्षेत्र वाइंडिंग को ब्राहट डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझिएगा, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, एक होता है सेल्फ, एक होता है जो बाहर से हम देते हैं, एक होता है पृथक उत्तेजित, एक होता है पृथक, एक होता है पृथक उत्तेजित, ठीक है, उत्तेजित। और दूसरा जो होता है वो होता है स्व उत्तेजित, एक होता है स्व उत्तेजित। समझिएगा, एक होता है पृथक उत्तेजित और एक होता है स्व उत्तेजित। एक हम क्या बताएं, तो एक बताएं हम पृथक उत्तेजित, एक बताएं हम पृथक उत्तेजित और एक बताएं स्व उत्तेजित। पृथक उत्तेजित होता है कि बाहर से इसको उत्तेजित किया जाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि क्षेत्र वाइंडिंग को ब्राहट डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, इसी को हम पृथक बोलते हैं या सेपरेटली एक्साइटेड बोलते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड इसी को बोला जाता है। तो वही बोला है कि एक विलगित उत्तेजित सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को कहां से, तो ब्राहट डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको हम समझा देते थे, जैसे समझिएगा, जैसे ये बताइए जनरेटर हो गया, जनरेटर का हम फिगर बना दिया इस तरीका से। ये बताइए ये जनरेटर हो गया और इसको अगर बाहर से उत्तेजित करवाना है, इसको जैसे हमको बाहर से उत्तेजित करवाना है, बाहर से उत्तेजित करवाना है, तो यहाँ जब हम करंट देंगे तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकलेगा और इसको काटेगा। तो ये बताइए, इसको हम बाहर से किए हैं, ये बाहर से एक्साइटेड हुआ है, तो इसी को बाहर से डीसी स्रोत में उत्तेजित किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो सेपरेटली एक्साइटेड बोलते हैं। ठीक है, अगर सेल्फ एक्साइटेड होगा, सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है कि सेल्फ एक्साइटेड में जैसे ये बताइए कि जनरेटर हो गया और सेल्फ एक्साइटेड में कि इसी में हम कॉइल लगा दिए, इसी में, इसी से हम लगा दिए और ये बताइए इसी में धारा देंगे, तो ये बताइए सेल्फ एक्साइटेड हो गया, क्योंकि इसी में कॉइल लगा हुआ है तो सेल्फ एक्साइटेड हुआ। लेकिन आपसे पूछा गया सेपरेटली एक्साइटेड, जो बाहर से उत्तेजित किया जाता है, तो बाहर से उत्तेजित करने के लिए ब्राहट डीसी स्रोत का उत्तेजित किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि ब्रशों में अधिक तनाव के कारण होता है। बोला गया है कि एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि ब्रशों में अधिक तनाव के कारण होता है, तो इसका दिक् परिवर्तक अति तप्त होगा और सतत घिस जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोला है कि एक डीसी मशीन है, जिसे समझिएगा, जैसे एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जब ब्रशों में अधिक तनाव होगा। तो ये बताइए ब्रशों में अधिक तनाव कब होगा, जब दिक् परिवर्तक अति तप्त हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा और सतह घिस जाएगा। हम समझाते हैं, जैसे ये बताइए ये नॉर्थ पोल ले लिए और ये हो गया साउथ पोल। अब ये बताइए कि इसमें बल रेखाएं निकल रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं, और यहाँ हम लगा दिए आर्मेचर। ये हो गया क्या, तो आर्मेचर हो गया। एक रफली हम फिगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये हो गया जो कम्यूटेटर हो गया, ये जो गोल हुआ वो कम्यूटेटर, और इससे ब्रश हम लगाए हुए हैं। अब ये बताइए जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये बताइए कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए, तो ये बताइए कि जबकि ब्रशों को अधिक तनाव जब होगा, ब्रश के अधिक तनाव होगा, तो आपको पता है कि कम्यूटेटर जो है क्या होगा, गर्म होगा। तो बोला है कि कम्यूटेटर का अतितीव्र होगा, मतलब गर्म होगा और सतह घिस जाएगा। तो ये बताइए कोई भी रगड़ अगर शुरू होगा तो उसका सतह क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। तो सतह घिस जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि दिक् परिवर्तक अति तप्त होगा और सतह घिस जाएगी। ये हो गया ब्रश, और ब्रश के माध्यम से ही कोई भी लोड को पंखा हो या बल्ब का हम वोल्टेज प्रवाहित करवाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि अगर एक डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। ये बताइए कि अगर एक डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को बोला है, सप्लाई टर्मिनल को अगर मानते हैं सप्लाई इस तरफ हम दे रहे थे, अब सप्लाई हम इस तरफ देंगे तो इसमें बताइए कि आपस में बदल दिया जाता है तो क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहेगा, चक्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अगर सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदलिएगा तो चक्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सिर्फ सप्लाई टर्मिनल को चेंज किए हैं, ना कि उसका कोई मतलब जैसे धारा को चेंज करते तो परिवर्तन हो जाता, धारा को अगर चेंज करिएगा तो परिवर्तन होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, बोला कि सप्लाई टर्मिनल को हम चेंज किए हैं, तो सप्लाई टर्मिनल को चेंज करिएगा तो चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहेगा, चक्रण की दिशा में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि आर्क बिल्डिंग में प्रयोग होने वाले जनरेटर, अगर हम आर्क बिल्डिंग का बात करते हैं तो आर्क बिल्डिंग किसमें करते हैं, तो एक कंपाउंड विभेदी जनरेटर में प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डीसी कंपाउंड विभेदी, डीसी कंपाउंड विभेदी जनरेटर में हम आर्क बिल्डिंग का प्रयोग करते हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि आर्क बिल्डिंग किससे किया जाता है, तो डीसी कंपाउंड विभेदी से किया जाता है, डीसी कंपाउंड विभेदी से किया जाता है। हम बताए थे कि एक सीरीज होता है, एक शंट होता है, एक कंपाउंड होता है। हम बोले थे कि सीरीज जो होता है वो बिना लोड के नहीं चला सकते हैं, लोड के साथ चला सकते हैं, तो लोड के साथ चला सकते हैं। और शंट जो होता है वो बिना लोड के चालू करिएगा, बिना लोड के चलाया जाता है, बिना लोड के चलाया जाता है। तो ये बताइए लोड के साथ चलाया जाता है, बिना लोड के चलाया जाता है। और इस पर कंपाउंड वाला पर लोड रहे या ना रहे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बोलेगा कि बताइए आर्क बिल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर कौन सा होता है, तो आर्क बिल्डिंग में हम कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। कौन सा, तो कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं आर्क बिल्डिंग के लिए। लेकिन अगर सीरीज का अगर बात करेगा तो बताइए सीरीज मोटर जनरेटर का हम कहां प्रयोग करते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सीरीज जनरेटर में सीरीज जनरेटर कहां प्रयोग होता है, तो ट्रांसमिशन में। फिर बोलेगा कंपाउंड विभेदी कहां प्रयोग करते हैं, तो ये हम करते हैं आर्क बिल्डिंग में। किसमें, तो आर्क बिल्डिंग में उपयोग करते हैं, आर्क बिल्डिंग में। अच्छा यही पूछेगा कि शंट जनरेटर का उपयोग कहां करते हैं, तो ये होता है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो अति होता है, बिल्डिंग होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिल्डिंग में करते हैं हम शंट का, कंपाउंड विभेदी का हम आर्क बिल्डिंग में, और सीरीज का हम जनरेटर का कहां प्रयोग करते हैं, तो ट्रांसमिशन में प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछा था आर्क बिल्डिंग का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग्स में कम्यूटेटर पिच 22C का मान होगा। बोला है कि ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच 22C का मान कितना होता है, तो 22C का मान होता है 3। 22C का मान कितना होता है, 3। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि ट्रिप्लेक्स मतलब 3 हो गया। तो ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग में कौन सा, तो ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच 22C का मान क्या होता है, तो लेप दिया है तो लेप में 22C का मान जो होता है वो कितना होता है, तो 3 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्त ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच 22C का मान क्या होता है, तो पिछले में भी हम बताए थे कि कम्यूटेटर 22C का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 3 होता है। एक ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग होता है। अब यहाँ अगर बात करिएगा तो कुछ हम बता देते हैं कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक लैप वाइंडिंग पूछता है, एक लैप वाइंडिंग पूछता है, एक वेव वाइंडिंग पूछता है, वेव वाइंडिंग पूछता है। ये दोनों पर याद रखेगा, जो बताएंगे वो फैक्ट याद रखेगा। कहे कि डीसी जनरेटर का अगर बात करिएगा तो इसमें लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग से क्वेश्चन एक से दूर रहता ही रहता है। अगर लैप वाइंडिंग का बात करिएगा और वेव वाइंडिंग है तो याद करने के लिए ये रखिए कि देखिएगा वेव वाइंडिंग में भी नजर आ रहा है। तो अगर भी नजर आ रहा है तो आपको पता है कि यहाँ है जो वेव वाइंडिंग में वोल्टेज बढ़ेगा और धारा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब ये बताइए कि इसी का उल्टा अगर यहाँ करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ धारा बढ़ेगा और वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज घटेगा। एक पॉइंट हो गया, ये याद रखिएगा। अगर दूसरा पॉइंट का अगर बात करेगा तो दूसरा पॉइंट में यहाँ होता है जो समांतर पथों की संख्या या पोलों की संख्या, या हम कह सकते हैं कि इसमें समांतर पथों की संख्या होता है जो पोलों की संख्या के बराबर होता है। समांतर पथों की संख्या होता है जो पोलों की संख्या के बराबर होता है। और यहाँ जो होता है समांतर पथों की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। समांतर पथों की संख्या यहाँ 2 होता है और यहाँ समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है। समांतर पथों की संख्या है जो पोलों की संख्या के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट याद रखेगा कि तीसरा पॉइंट में हम बताए थे कि अगर ये बताइए वोल्टेज अगर बढ़ रहा है
वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो धारा इसमें घटेगा, और यहाँ है जो वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा घटेगा इसमें वेव वाइंडिंग में, और लैप वाइंडिंग में धारा बढ़ रहा है तो वोल्टेज क्या होगा तो घटेगा। तो 2 पॉइंट यहाँ से लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग से याद रखिएगा। तो इसमें जो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर के बार पर एक पोल पिच के दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं। बोला है कि एक कॉइल को सिरों के कम्यूटेटर के किसका तो कम्यूटेटर के बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं। तो इस वाइंडिंग को हम वेव वाइंडिंग कहते हैं, इस वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, तो कम्यूटेटर भी 2 प्रकार से काम करता है। एक काम करता है स्लिप रिंग की, एक होता है स्लिप रिंग, और एक होता है स्प्लिट रिंग, एक होता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का काम होता है एसी को डीसी में बदलना, जिसको हम रेक्टिफायर के नाम से भी जाना जाता है। और स्लिप रिंग होता है जो एसी टू एसी देता है, एसी टू एसी। आपको पता है कि जनरेटर हमेशा एसी जनरेट करता है, लेकिन उसको डीसी में अगर कन्वर्ट करना है तो वहाँ स्प्लिट रिंग लगा दीजिए, और अगर आपको एसी ही चाहिए तो वहाँ स्लिप रिंग लगा दीजिए। तो यहाँ प्रश्न में बोला गया कि यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं। तो इस वाइंडिंग को हम वेव वाइंडिंग कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अगर कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो ये बताइए। कॉइल अगर हम रफली अगर हम बताते हैं तो समझिएगा। जैसे ये बताइए कि ये इसको हम आर्मेचर लेंगे तो इस हिसाब से आर्मेचर हम बना दिए। अगर आर्मेचर का बात करिएगा, ये हो गया आर्मेचर, और ये जो हम लगाए हैं ये क्या लगा दिए हैं तो कम्यूटेटर लगा दिया, और कम्यूटेटर के बगल में हम क्या लगा दिए हैं तो ब्रश लगा दिए हैं, और ब्रश के माध्यम से धारा लोड से जाके ऐड होता है, जुड़ जाता है। तो पूछेगा कि वोल्टेज धारा हम जो ले जाते हैं किसी ब्रश के माध्यम से, कोई भी चाहे पंखा में लगा दीजिए या बैटरी में लगा दीजिए। तो ये बताइए कॉइल के सिरों से किसे बोला है, तो कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट से। अभी बताइए, देखिए ये जो हम घेरे हैं वो क्या है, कम्यूटेटर है। जो गोल गोल घेरे हैं ये क्या है तो कम्यूटेटर है। तो कम्यूटेटर और क्या हो गया आर्मेचर हो गया। तो कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को हम कॉइल कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉइल कनेक्शन, क्योंकि आर्मेचर में कॉइल जनरेट रहता है, लपेटा हो रहता है, और ये आर्मेचर को हम जब कम्यूटेटर से जोड़ते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं तो कॉइल कनेक्शन बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि कॉइल कनेक्शन होता है जब कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि लेवल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है। तो लेवल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का उपयोग हम प्रकाश के लिए करते हैं। किसके, तो प्रकाश के लिए करते हैं। किसको, तो लेवल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर। यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बताइए कंपाउंडेड डीसी जो जनरेटर होता है, तो कंपाउंडेड डीसी जनरेटर में आप लोड दें या लोड नहीं दें इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम एक पॉइंट आपको जोड़ना चाहते हैं कि अगर डीसी जनरेटर का अगर बात करेगा तो डीसी जनरेटर को 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। अगर डीसी जनरेटर का अगर बात करिएगा तो डीसी जनरेटर को अगर बात करिएगा तो 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है, और इस वर्गीकरण के हिसाब से उत्तेजना दिया जाता है। एक होता है जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, और दूसरा सेल्फ एक्साइटेड हो गया, दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो गया। तो आपको सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में भी एक होता है अस्थायी चुंबक की तरह, और एक होता है अस्थायी। अब ये बताइए कि अस्थायी में कौन सा चल जाएगा, तो विद्युत हो जाएगा। आपको पता है कि विद्युत देंगे तो मैग्नेट जनरेट होगा, और विद्युत हटा देंगे तो मैग्नेट छोड़ देगा। तो ये बताइए कि अस्थायी होता है तो विद्युत हो गया, क्या चाहिए अस्थायी। और ये अस्थायी को ही हम 3 भागों में बांटे हैं। कौन कौन, तो एक बांटे हैं सीरीज में जिसको हम श्रेणी बोलते हैं, तो श्रेणी कुंडलित जनरेटर, दूसरा होता है शंट कुंडलित जनरेटर, और तीसरा जो होता है वो कंपाउंड जनरेट होता है, कंपाउंड और इसका बात करिएगा तो कंपाउंड कुंडलित जनित्र होता है। तो 3 गो होता है। तो ये जो कंपाउंड का बात किया है यही कंपाउंड बोला है कि लेवल
कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है, तो प्रकाश के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि डीसी आर्मेचर कुंडलन की कोटियां होती है। तो डीसी आर्मेचर कुंडलन की कोटियां का अगर बात करेगा तो डीसी आर्मेचर कुंडलन की कोटियां लैप और तरंग मतलब वेव दोनों होती है। जस्ट आपको हम बताए कि डीसी आर्मेचर कुंडलन की कोटियां होती है तो दोनों होती है, एक लैप वाइंडिंग भी होता है और एक वेव वाइंडिंग भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि इसका लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों होता है। अगले प्रश्न में कहा गया है, दोस्तों बता देते हैं कि आप जो भी ट्रेड का सेट जो लाएंगे वो कोशिश करिएगा मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चन से 35 के टारगेट रखिएगा या 30 नंबर का। इसमें 27 का जो नंबर होता है 35% लाना रहता है, जो पासिंग मार्क रहता है। तो ज़्यादा थ्योरी डीप में जाने से अच्छा है कि आपको हम मैक्सिमम प्रैक्टिस इसमें करवा दें। बोला है कि डीसी जनरेटर के भार संतृप्ति विशेषताएं निम्न के बीच क्या संबंध प्रदान करती है। बोलता है कि डीसी जनरेटर के भार संतृप्ति विशेषताएं निम्न के बीच क्या संबंध होता है। तो वोल्टेज और आईएफ के संबंध होता है, वोल्टेज और आईएफ के संबंध होता है किसमें, तो डीसी जनरेटर के भार संतृप्ति विशेषताओं के बीच क्या संबंध होता था, वोल्टेज और आईएफ का संबंध होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करता है। तो कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करने का काम कौन करता है, तो कार्बन ब्रश करने का काम करता है। ये जस्ट आपको हम बताए थे कि अगर बात करेगा डीसी जनरेटर का, तो डीसी जनरेटर का अगर हम फिगर बनाइएगा तो ये बताइए कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जब निकलेगा तो ये बताइए यही चुंबकीय बल रेखाएं को कौन काटेगा, तो आर्मेचर काटेगा। कौन, तो आर्मेचर काटेगा। अब ये बताइए आर्मेचर का अगर हम फिगर बनाएंगे तो इस हिसाब से एक रफली हम फिगर आर्मेचर को बना लिए और ये आर्मेचर को ले जाएंगे तो किससे जोड़ेंगे, तो कम्यूटेटर से जोड़ेंगे। अब ये बताइए ये हो गया गोल जो कम्यूटेटर हो गया, फिगर ना बन रहा है कि बना लीजिएगा, ये कम्यूटेटर हो गया और कम्यूटेटर से जुड़ा हुआ रहता है कौन सा, तो ब्रश जुड़ा हुआ रहता है, ये हो गया ब्रश। और यही होता है कार्बन ब्रश, इसी को क्या बोलते हैं, तो कार्बन ब्रश बोलते हैं, कार्बन ब्रश। और यही कार्बन ब्रश के माध्यम से धारा लोड में जाके जोड़ दिया जाता है। लोड में पंखा भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कम्यूटेटर से, ये बताइए, ये हो गया कम्यूटेटर, कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करता है। तो ये बताइए कम्यूटेटर से धारा संग्रहित किस में जाता है, ब्रश में जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं कार्बन ब्रश बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह क्या कहलाती है। बोला है कि जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो जो जनरेट होगा किसके कारण होगा, तो गतिज के कारण होगा। जब इसको गति होगा तो क्या होगा, तो विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। आपको पता है कि विद्युत वाहक बल ईएमएफ जो जनरेट होता है वो फ्लक्स कटता है तो ईएमएफ जनरेट होता है, और ये सिद्धांत दिया था फैराडे साहब ने। जस्ट आपको अगले क्वेश्चन में हम समझाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत क्या है। तो आपको डीसी जनित्र का पिछला जो क्वेश्चन बताएं उसी का जो सारा जो एग्जांपल है इसी पर हम समझा देंगे कि पिछला क्वेश्चन का गतिज क्यों हुआ। समझिएगा, डीसी जनरेटर के बारे में एक फैराडे ने सिद्धांत दिया था कि एक नॉर्थ पोल मैग्नेट लीजिएगा, एक नॉर्थ पोल हो गया और ये एक साउथ पोल हो गया। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल से आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगा, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। अब ये बताइए चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगा और इसको जब कोई भी फ्लक्स काटेगा, कोई भी चालक तार काटेगा, जैसे चालक तार ले लिए, या अगर चालक तार बनाना चाहते हैं तो चालक तार इस हिसाब से भी बना सकते हैं। अब ये बताइए एक चालक तार बनेगा और ये चालक तार जब नचेगा तो फ्लक्स को काटेगा, ताकि चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। और ये जिक्र किसने कहा था, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत में कहा गया था कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। और वही ने सिद्धांत एक फार्मूला भी दिया था कि ईएमएफ होगा जो फाई डेल्टा या माइनस एन डी फाई वाई डेल्टा टी होता है, डी फाई वाई डेल्टा
टी होता है या डी टी होता है, डी फाई वाई डी टी होता है। अब फाई का अगर बात करेगा तो फाई क्या है, तो चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को हम फ्लक्स कहते हैं। तो माइनस एन डी फाई वाई डी टी के बारे में कौन बोला था, तो फैराडे साहब ने कहा था कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ एक तरह से वोल्टेज ही है, ईएमएफ क्या है, तो वोल्टेज ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक क्या होता है। तो किसी भी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए ये गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गति होना चाहिए। हम बताए थे कि ईएमएफ बराबर क्या होता है, तो ईएमएफ बराबर होता है माइनस एन डी फाई वाई डी टी। अब समझिएगा, माइनस के बारे में तो लेंज का नियम में बताया गया था कि जिससे ही उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है, इसीलिए माइनस लेते हैं और कोई इसका मतलब नहीं है। ये बताइए डी फाई। अब ये बताइए गतिमान में फ्लक्स होगा, फ्लक्स जब कटेगा तो गति करिएगा तब, तो गतिमान में फ्लक्स अथवा गतिमान के कारण, तो जस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गतिमान चुंबकीय फ्लक्स में गति चालक के कारण क्या जनरेट होगा, तो ईएमएफ जनरेट होगा। और इसी को हम विद्युत चुंबकीय फैराडे का प्रेरण का नियम कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट क्या होगा। तो ये बताइए, हम बोले थे कि स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट क्या होगा। तो अगर इसका हम बात करते हैं तो जस्ट आपको हम पीछे भी समझाएं और फिर एक बार हम समझाने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये मैग्नेट हो गया और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रहा है, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रहा है। अब ये बताइए, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रहा है, यहाँ हम लगा दिए आर्मेचर, ये हो गया आर्मेचर जो फ्लक्स को क्या करेगा, काटेगा। और ये बताइए आर्मेचर को जगह पर हम लगा दिए कम्यूटेटर, ठीक है। अब ये बताइए कम्यूटेटर में भी हम बताए थे कि दो प्रकार का होता है। अगर कम्यूटेटर का अगर बात करेगा तो कम्यूटेटर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्लिप रिंग्स, एक होता है स्लिप रिंग्स और एक होता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, राइटिंग में लिखावट प्रॉब्लम हो रहा है। ये हो गया स्लिप रिंग्स और ये हो गया स्प्लिट रिंग। स्लिप रिंग्स का काम होता है कि एसी से एसी देना, जनरेटर एसी जनरेट किया और एसी ही निकाल देता है तो स्लिप रिंग्स होता है। और स्प्लिटरिंग होता है जो एसी को डीसी में बदलता है, डीसी में। अब ये बताइए एसी को डीसी में बदल देता है, इसका शेप जो होता है इस तरीका से होता है, इस तरीका से हो गया। ये हो गया किसका, तो कम्यूटेटर स्प्लिटरिंग का। और स्लिप रिंग्स का शेप जो होता है वो गोलाकार होता है इस तरीका से। ये बताइए कि यहाँ फिर लगा दिए ब्रश, आपके जिक्र कर रहा है स्लिप रिंग्स के बारे में, और यहाँ से फिर लोड से जोड़ दिए, पंखा जोड़ दीजिए या कुछ भी जोड़ दीजिए, लोड हो गया। अब ये बताइए कि आपको स्लिप रिंग्स बोला है तो बोला है कि स्लिप रिंग्स में क्या निकलेगा। तो ये बताइए स्लिप रिंग्स में बताया कि स्लिप रिंग्स में एसी टू एसी निकलेगा, तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव करंट एसी है जो बाहर निकलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि कम क्षमता वाली डीसी मशीन का योग बना होता है। तो अगर कम क्षमता वाली डीसी मशीन का अगर क्षमता की बात करेगा तो डीसी मशीन का जो बाहर पार्ट हुआ, जैसे ये बताइए कि हम एक ये मशीन ले लिए, ठीक है। अब ये बताइए डीसी मशीन का जो बाहरी पार्ट होता है, जो आप देखे होंगे कि बाहरी पार्ट मोटर का बाहरी पार्ट होता है, वो बाहरी पार्ट को हम योक कहते हैं। क्या कहते हैं, योक। अब योक भी दो तरह से बना होता है, एक होता है कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, आयरन का, और एक बना होता है स्टील का। एक बना होता है किसका, स्टील का। अब ये बताइए कास्ट आयरन होता है, इसमें कम क्षमता होता है, कम क्षमता होता है। और स्टील का अगर बात करेगा तो इसमें अधिक क्षमता होता है, अधिक क्षमता होता है। तो बोला है कि कम क्षमता वाली डीसी मशीन में जो योक किसके बनाई जाती है, तो कम क्षमता वाले कास्ट आयरन की बनाई जाती है, कम क्षमता वाले कास्ट आयरन की बनाई जाती है। और अगर अधिक क्षमता देता है तो स्टील की बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कम्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य प्रयोग किए जाने वाले अचालक पदार्थ कौन सा होता है। अचालक पदार्थ जो कम्यूटेटर और सेगमेंट्स के मध्य, कम्यूटेटर और सेगमेंट के मध्य कौन सा रहता है, तो अभ्रक डाला होता है। जो क्या होता है, तो ये कुचालक का काम करता है। तो कम्यूटेटर और सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किए जाने वाले अचालक पदार्थ कौन सा होता है, तो अभ्रक होता है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या होता है। तो अगर बात करेगा आर्मेचर कोर को, तो आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण होता है एडी करंट धारा या एडी करंट क्षति को मान को कम करने के लिए। तो आपसे प्रश्न में बोलेगा कि आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या होता है, तो एडी धारा क्षति को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर पोल शूज स्थापित किया जाता है। आर्मेचर के चारों ओर पोल शूज स्थापित किया जाता है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स जो छितिर बितिर होता है, फ्लक्स निकलता है, तो इस हिसाब से निकलता है। इसको स्टॉक करने के लिए, समान वितरित करने के लिए एक ऊपर क्या लगा दिया जाता है, तो पोल शूज लगा दिया जाता है। तो यही वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या लगा दिया जाता है, तो पोल शूज स्थापित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सामान्य आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो अगर आर्मेचर प्रतिरोध का मान बोलेगा तो 1 ओम के बराबर होता है। आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो 1 ओम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी जनित्र के ब्रसेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो क्या होगा। तो ये बताइए, किसी भी जनित्र का ब्रसेज का वोल्टेज ड्रॉप अगर बढ़ जाएगा, कब बढ़ेगा, जब धारा का मान बढ़ेगा, लोड करंट का मान बढ़ जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा। जिसे हम नॉर्थ पोल बनाए थे और ये बनाए थे हम साउथ पोल। ये बताइए, चुंबकीय बल रेखाएं निकाले थे और यहाँ हम क्या लगा दिए थे, तो यहाँ हम एक आर्मेचर लगाए थे और आर्मेचर के पास यहाँ हम कम्यूटेटर लगाए थे और ये हो गया ब्रश। ठीक है, अब ये बताइए कि हमको यहाँ जो ईएमएफ जनरेट होगा, आपको बताइए कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। अब ईएमएफ हमको तेजी से निकालना है, मतलब वोल्टेज हमको तेजी से निकलेगा। तो वोल्टेज तेजी से कब निकलेगा, जब धारा तेजी से निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि लोड करंट अगर बढ़ा दीजिएगा तो वोल्टेज भी ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि लोड करंट बढ़ जाने पर वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है। बोला है कि किसी भी शंट जनित्र, अब ये बताइए, शंट जनित्र आपको हम बताए थे कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को हम दो भागों में बांटे थे। एक होता है मैग्नेट और एक होता है अस्थायी और एक होता है अस्थायी। समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है। इसे ये बताइए कि अगर उत्तेजना का अगर बात करेगा तो उत्तेजना 2 प्रकार से किया जा सकता है। डीसी जनरेटर को 2 प्रकार से उत्तेजना किया जा सकता है। एक किया जा सकता है सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है, और दूसरा किया जाता है सेपरेटली एक्साइटेड। इसको पहले का को हम बोलते हैं पृथक उत्तेजक और दूसरा बोलते हैं स्व उत्तेजक। दूसरा को हम क्या बोलते हैं, तो स्व उत्तेजक बोलते हैं। दूसरा को हम बोलते हैं स्व उत्तेजक बोलते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। अब ये बताइए, पृथक उत्तेजक को सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं और इसको हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक अस्थायी चुंबक होता है, लगाया जा सकता है इसमें, और एक अस्थायी चुंबक लगाया जा सकता है। अस्थायी चुंबक को कौन सा होता है, तो विद्युत होता है। अब ये बताइए, इसको भी 3 भागों में बांट दिया। एक बांट दिया सीरीज में, दूसरा बांट दिया शंट में और तीसरा बांट दिया किसमें, तो कंपाउंड में बांट दिया। तीसरा कंपाउंड में बांट दिया। अब ये बताइए, इस शंट सीरीज जो होता है, उस सीरीज में आपको पता है कि सीरीज में होता है जो मोटा होता है, तो मोटा होगा तो कम लपेटा होगा। सीरीज होता है मोटा और कम लपेटा तार का, कॉइल का, और शंट होता है जो पतला तार अधिक लपेटा होता है, और कंपाउंड हो गया जो मिक्सअप हो गया। तो यही जिक्र किया गया है कि अगर किसी शंट जनित्र का, किसका, तो शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। तो शंट फील्ड सर्किट का जो प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो कम होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि क्रिटिकली प्रतिरोध से कम होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। आप स्वाभाविक समझ सकते हैं कि अगर प्रतिरोध कम रहेगा तभी विद्युत वाहक बल पैदा बहुत आसानी से होगा, या विद्युत वाहक बल पैदा बहुत आसानी से होगा। तो वही बोला कि किसी भी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध क्या करना चाहिए, तो क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा,
इसमें हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसे हम डीसी जनरेटर का अगर एक्सप्लेन करने कहिएगा तो उसमें 3 से 4-5 मिनट समय ले लेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि मैक्सिमम इसमें प्रैक्टिस करवा दें कि आपको 37 या 30 तक नंबर यहाँ आसानी से मिल जाए। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें बोला कि निम्न में से कौन सा जनित्र, अगर बात करेगा कि निम्न में से कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। बोला कि निम्न में से कौन सा ऐसा जनित्र है जो अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। तो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत वाहक बल जो पैदा करता है वो पृथक उत्तेजित जनित्र करते हैं। इसी को हम बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है जो बाहर से डीसी जनित्र के द्वारा इसको उत्तेजित किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये बताइए कि अगर हम बाहर से करने का मतलब ये हो गया कि अगर हम एक डीसी जनरेटर का शेप बनाते हैं तो डीसी जनरेटर का शेप जो बनता है ये बनता है। शॉर्ट में अगर डीसी जनरेटर का शेप बनाना रहता है तो ये हो गया। अब ये बताइए कि ये हो गया डीसी जनरेटर, यहाँ हो गया लोड से हम मानते हैं कि जोड़ दिए, ठीक है। अब इसको हमको बाहर से एक्साइटेड करना है, तो बाहर से एक्साइटेड करने के लिए इस तरीके से मैग्नेट लगा के इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए तो ये क्या होगा, फ्लक्स छोड़ेगा। और फ्लक्स छोड़ेगा या चुंबकीय बल रेखाएं छोड़ेगा, और ये छोड़ेगा तो ये क्या करेगा, काटेगा, इसको कटिंग करेगा। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जिसको हम पृथक उत्तेजित जनित्र कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। ये जो जनित्र बनाए वो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। कौन सा, तो पृथक उत्तेजित जनित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। यदि किसी भी डीसी शंट जनित्र का, अगर शंट जनित्र में हम बताए थे कि शंट जनित्र में जिसको हम बाहर से एक्साइटेड करते हैं, तो शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण क्या है। तो किसी भी डीसी स्व उत्तेजित मतलब सेल्फ एक्साइटेड जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने के कारण हो सकता है कि ओवरलोडिंग बढ़ जाने के कारण भी समाप्त हो सकता है, गंभीर शॉर्ट सर्किट होने से भी समाप्त हो सकता है, और जनित्र को लंबे समय तक बंद या बेकार अवस्था में रखने पर भी क्या हो सकता है, तो अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर करंट की गणना किस सूत्र से किया जाता है। तो अगर डीसी शंट जनित्र के अगर पूछेगा तो शंट जनित्र की जो गणना किया जाता है वो आई आर्मेचर मतलब धारा आर्मेचर हो गया, और ये लोड हो गया, और ये शंट हो गया। तो यहाँ जो होता है वो आई ए होता है, जो आई एल मतलब लोड का करंट और शंट का करंट के योग के बराबर कौन होता है, आर्मेचर का करंट। लेकिन यही अगर सीरीज में अगर बोल देगा कि नहीं, सीरीज में क्या होता है, तो सीरीज में ये श्रेणी में रहने के कारण इसका धारा समान हो जाता है, और यहाँ जो होता है आई ए बराबर आई एल बराबर आई एस होता है। आई हो गया जो सीरीज हो गया, एस हो गया जो सीरीज हो गया। तो यहाँ होता है जो धारा समान होता है, ये फार्मूला हो गया श्रेणी शंट का, अति श्रेणी जनरेटर का। लेकिन अगर यहाँ बोलेगा शंट जनित्र का कौन सा होता है, तो आई ए मतलब आर्मेचर का योग जो होता है धारा का, वो लोड करंट के और शंट करंट के योग के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है कि डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर करंट की गणना निम्न सूत्र से किया जाता है। तो अगर डीसी शंट जनित्र का अगर बात करिएगा तो डीसी शंट जनित्र में आर्मेचर करंट की जो धारा होता है वो धारा होता है जो आई ए मतलब टोटल जो धारा होता है वो आई एल, ये लोड हो गया और ये शंट हो गया, तो टोटल धारा के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक आर्मेचर धारा बराबर हम कह सकते हैं कि लोड धारा, तो लोड धारा एल हो गया, और ये बताइए शंट धारा आई एस एच हो गया। तो इसका योग के बराबर होता है कौन सा, तो शंट में। लेकिन अगर सीरीज में बोल देगा कि सीरीज मोटर में क्या होता है, तो सीरीज मोटर में आपको पता है कि धारा समान होता है, तो आर्मेचर की धारा और लोड की धारा और सीरीज की धारा
क्या होता है, तो सीरीज की धारा, ये तीनों क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है। धारा होता है, क्या होता है, तो धारा आपको पता है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होता है और समांतर क्रम में धारा अलग अलग होता है। तो शंट में जो होगा आर्मेचर की धारा होगा वो लोड की और शंट की क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। तो स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त अगर करना है स्पार्किंग रहित के लिए, तो स्पार्किंग रहित के लिए उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कार्बन ब्रश का भी प्रयोग कर सकते हैं जो स्पार्किंग को, जिसे इल्यूब्रिकेटिंग होता है, मतलब बहुत कम स्पार्किंग करेगा। तो वही बोला है कि स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन, इंटरपोल्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं और कैंपेस सेंटिंग वाइंडिंग का भी हम प्रयोग करके हम क्या करेंगे, तो स्पार्किंग रहित कर सकते हैं। तो सिंपल समझिएगा कि स्पार्किंग अगर रहित करना है तो कार्बन ब्रश का भी प्रयोग कर सकते हैं, इंटरपोल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं और कैंपेस सेंटिंग वाइंडिंग का भी प्रयोग करके किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि डीसी जनित्र में इंटरपोल्स का संयोजन किया जाता है। अगर डीसी जनित्र का अगर बात करिएगा तो डीसी जनित्र में इंटरपोल्स का संयोजन किया जाता है। तो इंटरपोल्स का जो संयोजन हम करते हैं डीसी मशीन में, वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में करते हैं, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि डीसी जनित्र में इंटरपोल्स का संयोजन किस में करते हैं, तो आर्मेचर की श्रेणी क्रम में करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनित्र में ब्रशों को कहाँ रखना चाहिए। तो उच्चतम दक्षता अगर प्राप्त करना है तो डीसी जनित्र में ब्रशों को कहाँ रखना चाहिए, तो चुंबकीय उदासीन अक्ष पर रखना चाहिए या ज्यामितीय उदासीन अक्ष पर रखना चाहिए या जीएनए और एमएनए के मध्य में रखना चाहिए। तो देखिए आपको हम बताते हैं कि जिसे डीसी जनित्र में अगर ब्रशों को रखना चाहिए, मतलब कि उच्चतम दक्षता अगर प्राप्त आपको करना है तो चुंबकीय उदासीन अक्ष पर रखना पड़ेगा, चुंबकीय उदासीन अक्ष पर रखना पड़ेगा। आपको हम फिगर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि समझिएगा। जैसे ए बताइए कि ए हम नॉर्थ पोल ले लिए, एक सेकंड, जैसे ए बताइए कि हम ए ले लिए नॉर्थ पोल और ए जो हो गया ये हो गया साउथ पोल और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगा, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगा और चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को हम क्या कहते हैं, तो फ्लक्स कहते हैं। ये एक हम लगा दिए, आर्मेचर लगा दिए, ठीक है। और ये आर्मेचर से जब हम कम्यूटेटर को जोड़ेंगे तो ये बताइए कम्यूटेटर, ये जुड़ गया कम्यूटेटर और कम्यूटेटर के ही बगल में क्या होता है, साइड में रहता है ये ब्रश, ये हो गया कम्यूटेटर के बगल ब्रश हो गया। अब ब्रश होता है जो क्या होता है, धारा प्रवाह करके लोड से जोड़ देता है। लोड में पंखा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बताइए कि जो ब्रश को लगाया जाता है वो उदासीन अक्ष पर लगाया जाता है। जब उदासीन अक्ष पर लगाइएगा तो आपको क्षमता उच्च मिलेगा, उदासीन अक्ष पर लगाने पर क्षमता उच्च होगा। तो ये बताइए ये कम्यूटेटर हो गया और कम्यूटेटर के उदासीन अक्ष ये हो गया जो सामना सामनी हो गया, ये हो गया उदासीन अक्ष। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो ब्रश कहते हैं। तो यही बोला है कि उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनित्र में ब्रशों को कहाँ लगाना चाहिए, तो चुंबकीय उदासीन अक्ष पर लगाना चाहिए, चुंबकीय उदासीन अक्ष पर लगाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि लंबी परेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनित्र प्रयुक्त करते हैं। बोला है कि लंबी परेषण लाइन के द्वारा किसी भी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करना है, किसी भी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनित्र का हम उपयोग करते हैं। तो इसमें हम ओवर कंपाउंड जनित्र का प्रयोग करते हैं, ओवर कंपाउंड जनित्र का उपयोग करते हैं किसमें, तो लंबी परेषण लाइन में। तो पूछा जाएगा कि लंबी परेषण लाइन के द्वारा किसी भी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करना है, किसी भी लोड को स्थिर वोल्टेज क्या है, तो स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए हम ओवर कंपाउंड जनित्र का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने के कारण क्या है। तो लगातार बोला गया है कि लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का,
इंसुलेशन प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध का होता है कि आर्मेचर और रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाता है। बोलता है आर्मेचर और रॉकर आर्म कार्बन चूर्ण क्या हो जाता है? जमा हो जाता है जब लगातार कार्य चलता है। तो वही बोला गया है कि लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण क्या है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है कि आर्मेचर और रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाता है, कार्बन चूर्ण जमा हो जाने के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि डीसी जनित्र की दक्षता होती है। अगर डीसी जनित्र की दक्षता का अगर बात करेगा तो डीसी जनित्र की दक्षता 85% से 95% के बीच में होता है। 85% से 95% तक डीसी जनित्र की दक्षता होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनित्र का एक द्युक परिवर्तक कम्यूटेटर घिसा हुआ पाया गया है तो सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक सबसे उत्तम उपाय क्या होगा? बोला है कि निरीक्षण के दौरान, बोला गया है कि निरीक्षण के दौरान किसी भी डीसी जनित्र का दिक् परिवर्तक मतलब कम्यूटेटर घिसा हुआ पाया गया तो सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक सबसे उच्चतम क्या होगा? तो सबसे उच्चतम का अगर बात करेगा तो कम्यूटेटर को बदल देना चाहिए, कम्यूटेटर को बदल दिया जाना चाहिए। जैसे ये बताइए कि नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ये चुंबकीय बल रेखाएं हो गया। अब ये बताइए एक जनरेटर का सिंबल हो गया, तो ये बताइए जनरेटर में क्या होता है? एक मैग्नेट को काटेगा, फ्लक्स को काटेगा, तो ये आर्मेचर है जो घूरेगा तो कटेगा। और आपको पता है कि फैराडे साहब ने कहा था कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। अब ये बताइए कि ईएमएफ जनरेट होगा तो आपको पता है कि जनरेटर है जो जनरेट करता है क्या चीज़? एसी जनरेटेड करता है। क्या करता है? एसी। अब ये बताइए कम्यूटेटर होता है जो एसी को डीसी में कर देता था, ये हम लगा दिए कम्यूटेटर, ठीक है। और ये लगा दिए हम ब्रश, ये लगा दिए ब्रश। अब ये बताइए कि निरीक्षण के दौरान डीसी जनित्र का कम्यूटेटर घिसा हुआ है। अब एक कम्यूटेटर है जो ब्रश के माध्यम से दोनों घिस गया, क्योंकि ब्रश है तो ब्रश का रगड़ मारेगा कम्यूटेटर पर। तो ये बताइए कम्यूटेटर जब घिस जाता है तो सबसे अहम जो उपाय होता है वो क्या होता है कि कम्यूटेटर को ही बदल दिया जाना चाहिए, कम्यूटेटर को बदल देना चाहिए, बदल देना जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है यदि डीसी जनित्र के रूप में संयोजित होता है। बोला है कि अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अन्यथा उत्तेजित जनित्र में, बोला है कि अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है यदि डीसी जनित्र के रूप में संयोजित हो, मतलब अन्य उत्तेजित जनित्र के रूप में अगर संयोजित होगा तो अवशिष्ट चुंबकत्व का होना जरूरी नहीं है। तो बोला है कि अन्यथा उत्तेजित जनित्र, समझिएगा। जैसे अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि जैसे ये बताइए कि अगर कोई को हम बाहरी से उत्तेजित करेंगे, बाहरी से उत्तेजित करने के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम उसको अन्यथा बाहर से उत्तेजित करेंगे तो हम कह सकते हैं कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है यदि डीसी जनित्र के रूप में संयोजित किया जाता है। कब? जब अन्यथा उत्तेजित जनित्र किया जाता है, अन्यथा उत्तेजित। जिसे आपको ये भी हम बताए थे कि उत्तेजित करने के लिए दो प्रकार से उत्तेजित हम करते हैं, उत्तेजित दो प्रकार से करते हैं, ठीक है। एक करते हैं कौन सा? तो एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड, जिसको हम पृथक उत्तेजित बोलते हैं, पृथक उत्तेजित करते हैं। अभी बताइए पृथक उत्तेजित के लिए मानते हैं कि जनरेटर हो गया, जनरेटर का भाग हो गया, शॉर्टली बनाने के लिए जनरेटर हम बना लिए, और अगर इसको हम बाहर से चुंबकत्व करके और हम प्रभावित कर दिए, क्या कर दिए? उत्तेजित कर दिए। इसमें जब हम विद्युत देंगे तो ये फ्लक्स छोड़ेगा, अति चुंबकीय बल रेखाएं छोड़ेगा और इसको काटेगा जनरेटर, तो ये बाहर से उत्तेजित हुआ, इसी को हम बोलते हैं पृथक उत्तेजित। और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड का मतलब होता है कि इसी में कॉइल लगा दिया जाता है, इसी में कॉइल लगा दिया जाता है और विद्युत दे दिया जाता है, तो यहाँ से ही जो फ्लक्स निकलता है वो काटता है, ये हो गया सेल्फ एक्साइटेड, मतलब उसी में है। तो ये बोला है कि अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं भी होगा तो काम चलेगा कब? जब अन्यथा उत्तेजित जनित्र रहेगा तब, मतलब बाहर से कोई उत्तेजित अगर करेगा तो अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर धारा ज्ञात किया जाता है? आर्मेचर धारा ज्ञात किया जाता है। तो ये बताइए कि डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर धारा का हम फॉर्मूला पीछे भी हम बताए थे और वही क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि शंट जनित्र का अगर धारा बोलेगा तो आई होगा, आर्मेचर की धारा को होगा जो लोड की धारा और शंट की धारा के
बराबर होगा, योग के बराबर होगा। आर्मेचर की धारा जो होगा वो लोड की धारा और शंट की धारा के बराबर होगा। लेकिन सीरीज जनरेटर का अगर बोल देगा कि सीरीज जनित्र का बताइए, तो सीरीज जनित्र का जो धारा होता है वो आर्मेचर की धारा, लोड की धारा और सीरीज की धारा, ये क्या होता है, तो तीनों होता है इक्वल, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, धारा समान हो जाता है, और धारा समान होने के कारण आर्मेचर का धारा, लोड का धारा और सीरीज का धारा क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है। तो आपसे शंट जनित्र की धारा पूछा है, तो शंट जनित्र की धारा जो होगा वो आई आर्मेचर की धारा, लोड और शंट की धारा के योग के बराबर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए, बोला है कि स्पार्किंग रहित, अगर स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन अगर प्राप्त करना है तो स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन के लिए हम बताए थे कि कार्बन ब्रश का भी उपयोग कर सकते हैं, इंटरपोल्स का भी उपयोग कर सकते हैं और कंपेसेंटिंग वाइंडिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन के लिए कार्बन ब्रश का भी उपयोग कर सकते हैं, इंटरपोल्स का भी उपयोग कर सकते हैं और कंपेसेंटिंग वाइंडिंग का भी हम उपयोग कर सकते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि कैसे पुनः प्राप्त करेंगे यदि किसी भी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाए। बोला है कि कैसे हम पुनः प्राप्त करेंगे यदि किसी डीसी शंट जनित्र का, बोला है डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाए। ये बताइए, डीसी शंट जनित्र का अगर अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाए तो उसको हम पुनः प्राप्त करने के लिए एक बाहरी से हम क्या लगा देते हैं, बैटरी संयोजित कर देना चाहिए। तो वही बोला है कि शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। तो बोला है कैसे हम पुनः प्राप्त करेंगे यदि किसी भी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाए, तो शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। तो अगर जनरेटर का ईएमएफ का अगर बात करिएगा तो जनरेटर के ईएमएफ है जो पोलों की संख्या पर भी निर्भर करता है, फ्लक्स की प्रति पोल पर भी निर्भर करता है और समांतर पथों की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझने का प्रयास करिएगा, जैसे ईएमएफ जो होता है, अगर ईएमएफ का बात करेगा जनरेटर का, तो ये होता है फाई जेड एन पी बटा 60 ए होता है। फाई जेड एन पी बटा 60 ए होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, जनरेटर के केस में पूछेगा तब कि ईएमएफ का फॉर्मूला कौन सा होता है, फाई जेड एन पी बटा क्या होता है, तो 60 ए। अगर फाई का बात करेगा तो ये फ्लक्स हो गया, अगर जेड का बात करिएगा तो जेड होता है जो आर्मेचर की जिससे जो संख्या होता है वो हो गया, नंबर ऑफ संख्या भी कह सकते हैं, ये हो गया पोलो की संख्या हो गया, और ये हो गया आर्मेचर की संख्या हो गया। क्या हो गया, आर्मेचर की संख्या हो गया। या जेड का बात करेगा तो जो औसत उसका चालकों की संख्या होता है, औसत चालकों की संख्या हो गया, ये नंबर ऑफ अथी हो गया, घूर्णन की संख्या हो गया, ये पोलो की संख्या हो गया, ये आर्मेचर की संख्या हो गया। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि जनरेटर ईएमएफ किस पर निर्भर कर रहा है, तो पोलो की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो ये बताइए कि ईएमएफ होगा जो पोलो की संख्या के, देखिए पोल कहाँ है, पी हो गया, तो पी के भी समानुपाती हो सकता है। फ्लक्स हो गया तो ईएमएफ होता है जो ईएमएफ जो होगा वो फ्लक्स के भी समानुपाती हो सकता है। फ्लक्स जो देखिए फ्लक्स हो गया। तो इन समांतर पथों की संख्या अगर बोलेगा तो समांतर पथों की संख्या पर भी है, ये हो गया। तो समांतर पथों की संख्या, तो ये बताइए कि फाई जेड एन पी बटा 60 ये याद रखिएगा। अब यहाँ से प्रश्न ये भी बनता है कि बताइए कि आपको पता है कि ईएमएफ का जो हम फार्मूला बताएं वो क्या हम बताएं, तो फाई जेड एन पी बटा 60 ए बताएं। अब ये बताइए, यहाँ से ये भी पूछता है कि बताइए अगर ईएमएफ में लैप वाइंडिंग में पूछ ले, किसमें पूछ ले, लैप वाइंडिंग में। तो ये बताइए, हम लैप वाइंडिंग में बताए थे कि आर्मेचर में पोलो की संख्या समांतर पथों की संख्या आर्मेचर की संख्या के बराबर होता है। तो ये बताइए समांतर पथों की संख्या ए हो गया और पोलो की संख्या के बराबर होता था, मतलब ए बराबर अगर पी हो जाएगा तो ये बताइए फाई जेड एन पी, और यहाँ पी की जगह पर ए लिखेंगे और नीचे हम 60 अगुने ए लिखेंगे। तो ये बताइए ए से ए जब कट जाएगा तो ईएमएफ किसका आएगा, तो लैप वाइंडिंग का ईएमएफ जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो फाई जेड एन बटा 60, फाई जेड एन बटा 60। इसी तरीका से वेव वाइंडिंग का भी निकालिएगा। तो वेव वाइंडिंग में आपको पता है कि वेव वाइंडिंग में जो होता है, ये बताइए अगर वेव वाइंडिंग का अगर बात करेगा तो आपको पता है कि वेव वाइंडिंग में होता है जैसे समांतर पथों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो अगर समांतर पथों की संख्या का अगर 2 का बात करेगा तो ये बताइए ए बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो ए बराबर 2 होगा तो फाई जेड एन पी
अवट्टा नीचे करेंगे 2 तो 60 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 गुने 2 120। तो यही होगा कि 5ZNP बटा 60 या 60 गुने 120 हम इसको कह सकते हैं। तो 5ZNP बटा 120 किसका हो जाता है तो वेव वाइंडिंग का होता है। तो EMF जो आएगा किसका आएगा तो वेव वाइंडिंग का आएगा। तो ये भी याद रखेगा, ये फार्मूला जो बताएं वो VVI है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से बना जाता है और इसी के माध्यम से पूछ लिया जाता है कि EMF किस किस पर निर्भर करता है। फिर लैप वाइंडिंग का EMF क्या होगा और वेव वाइंडिंग का EMF क्या होगा। तो अगले प्रश्न में देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कि किसी डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में एक EMF प्रवाहित किया जाता है। ये बताइए कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग में एक EMF प्रवाहित किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में EMF प्रवाहित किया जाएगा कहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है। जैसे आपको पता है कि किसी भी डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में एक EMF प्रवाहित किया जाता है जब यह कहाँ घूमता है तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है। जैसे ये बताइए कि नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब ये बताइए कि ये हो गया चुंबकीय बल रेखाएं। अब ये बताइए कि चुंबकीय बल रेखाएं हो गया तो ये मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र हो गया और यहाँ जो हम आर्मेचर घुराएंगे, जैसे ये आर्मेचर हो गया तो ये बताइए ये आर्मेचर को हम अगर घुराएंगे तो यहाँ से EMF जनरेट हो जाएगा। जैसे फराडे साहब ने कहा भी था कि फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा। अब फ्लक्स किसको कहते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कटेगा तो हम कह सकते हैं कि कहाँ घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा, तब EMF प्राप्त होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर किस लिए लेमिनेटेड किया जाता है। तो इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें बोला गया है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर किस लिए लेमिनेटेड किया जाता है। समझने का प्रयास करिएगा। जिसे डीसी जनरेटर का आर्मेचर जो लेमिनेटेड किया जाता है वो एडी करंट हास को कम करने के लिए किया जाता है। एडी हास को कम करने के लिए किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये ट्रांसफार्मर में भी पढ़ने का है कि बताइए कि एडी करंट का हास किसके कारण होता है। तो आप अगर कॉइल को अगर बात करेगा कोर को अगर लेमिनेटेड कर दीजिएगा तो लेमिनेटेड करने पर एडी करंट हास क्या हो जाता है कम हो जाता है। जैसे ये बताइए कि ये जो पत्ती हो गया ये कोर हो गया या क्रोड भी इसको बोलते हैं, और इसी को अगर लेमिनेटेड कर दीजिएगा तो एडी धारा क्षति कम हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हिस्टेरिसिस क्षति का बात करिएगा तो हिस्टेरिसिस क्षति जो होता है वो बेर बेर अप डाउन गति चालू बंद करेगा तो उसमें देखने को मिलेगा हिस्टेरिसिस क्षति। लेकिन अगर लेमिनेटेड के बारे में पूछेगा कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर किस लिए लेमिनेटेड किया जाता है तो एडी धारा हॉस को या एडी करंट हास को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट के जरिए प्राप्त होता है। तो ये बताइए किसी भी डीसी जनरेटर का अगर बात करेगा तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट किससे प्राप्त होता है तो कम्यूटेटर और ब्रशेस से प्राप्त होता है। जैसे किसी भी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट होता है जो किसके जरिए प्राप्त होता है तो कम्यूटेटर और ब्रशेस के जरिए। जैसे ये बताइए कि ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। ये बताइए चुंबकीय बल रेखाएं निकला और ये बताइए ये आर्मेचर हम बना दिए, ये एक आर्मेचर है। क्या है आर्मेचर है। अब ये बताइए आर्मेचर जब यहाँ घूरेगा रनिंग करेगा फ्लक्स को काटेगा तो EMF जनरेट होगा या EMF कर लीजिए या धारा प्रवाहित होगा, EMF या धारा प्रवाहित हुआ। अब ये बताइए धारा प्रवाहित होगा तो यहाँ लगा हुआ रहता है कम्यूटेटर। अगर बात करिएगा तो यहाँ लगा हुआ रहता है कम्यूटेटर, ये हो गया कम्यूटेटर, ये जो खींचे हैं ये क्या होगा कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर पर ही क्या लगाता है तो उदासीन जगह पर क्या लगा रहता है तो ब्रश लगा रहता है, ये ब्रश लग गया। अब ये बताइए ये ब्रश का पार्ट हो गया, ये ब्रश का पार्ट हो गया और ये जो हम खींचे हैं ये हो गया कम्यूटेटर। अब ये बताइए ये ब्रश के माध्यम से कार्बन ब्रश के माध्यम से हम क्या होगा आगे हम लोड से जोड़ देंगे, पंखा ये हो या बल्ब हो। तो ये बताइए कि ये जो आर्मेचर कटिंग किया, आर्मेचर के बाद जो धारा प्रवाहित हुआ तो धारा आगे भेजने का काम कौन किया, पहले कम्यूटेटर किया और कम्यूटेटर के बाद कौन किया ब्रश किया। तो इसीलिए बोला गया है कि किसी भी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट को जरिए प्राप्त किया जाता है तो कम्यूटेटर और ब्रश के जरिए प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर इस जगह पर कम्यूटेटर नहीं देता तो कम्यूटेटर के जगह पर कभी दे देता है स्प्लिटरिंग, ठीक है, या स्लिपरिंग दे देता है। तो कम्यूटेटर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नहीं रहेगा तो आप स्लिपरिंग पूछेगा तो स्लिपरिंग भी मार सकते हैं, क्योंकि स्लिपरिंग का काम होता है AC से AC दे देना,
जो एसी जनरेट किया जनरेटर और एसी प्रदान करता है तो एसी जनरेटर कहलाता है। और अगर उसमें अगर स्प्लिटरिंग लग गया तो स्प्लिटरिंग का काम होता है वो खंडित वलय होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक डीसी जनित्र की गति आधे से कम हो जाता है तो इसका उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा। ये बताइए कि डीसी जनित्र की अगर गति आधे से कम हो जाता है, डीसी जनित्र की अगर गति आधे से कम हो जाता है तो आपको पता है कि ईएमएफ जो होता है वो 5ZNP बटा 60 ये होता है। अब ये बताइए कि अगर डीसी जनित्र का अगर गति आधे हो जाता है तो आपको पता है कि अगर गति का अगर बात करिएगा तो जो घूर्णन गति होता है वो एन से हम डिनोट करते हैं। घूर्णन गति को हम किसे डिनोट करते हैं, एन से। तो ये बताइए कि ईएमएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन भी हो सकता है और ईएमएफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है तो जेड भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइव भी हो सकता है। तो ये बताइए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या सीधा समानुपाती है तो अगर हम ईएमएफ में मतलब कि वोल्टेज में हम अगर कोई छेड़छाड़ करेंगे तो इस सीधा अनुपाती का उसमें भी बदलाव आएगा। तो बोला है कि अगर हम गति को आधा कर देते हैं, जैसे एक गति हुआ इसको हम क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं, तो जब गति को आधा करिएगा तो ईएमएफ भी आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधा समानुपाती है। तो हम कह सकते हैं कि ईएमएफ भी क्या हो जाएगा तो आधा हो जाएगा। इसलिए आपको हम ये भी हम बताए थे कि ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा कि ईएमएफ का जो फार्मूला होता है वो 5ZNP बटा 60 ये होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा। इसी से ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि कौन सा किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो अगर सीरीज जनरेटर का अगर बात करेगा तो सीरीज जनरेटर आमतौर पर प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि विद्युत भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। जैसे सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज होता है जो विद्युत भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये बताइए सीरीज जनरेटर का अगर बात करेगा तो सीरीज जनरेटर होता है जो हमेशा लोड के साथ चलता है। अगर लोड हटा दीजिएगा तो ये नहीं चलेगा, तो लोड के साथ चलता है तो लोड जरूरी होना चाहिए सीरीज जनरेटर में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि विद्युत भार परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार की डीसी जनरेटर है। तो ये बताइए कि शॉर्ट कंपाउंड का अगर बात करिएगा तो शॉर्ट कंपाउंड जो होता है वो एक शंट, तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार के डीसी जनरेटर है। शॉर्ट शंट यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज शंट, तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। क्या है? एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रभाव उत्पन्न होता है। तो असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? तो इसका प्रतिचुंबकन उत्पन्न होता है, प्रतिचुंबकन उत्पन्न होता है। तो असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? तो प्रतिचुंबकन प्रभाव उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली है जो अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करेगा? बोला है कि डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या, जिसे ये बताइए ध्रुवों की संख्या मतलब पोलों की संख्या और आर्मेचर की संख्या, आर्मेचर की संख्या, ये दोनों को कांस्टेंट कर दिया है। दोनों को क्या कर दिया है? तो कांस्टेंट कर दिया है। तो कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल देगा? तो ये बताइए उच्च विद्युत वाहक बल के लिए आपको हम बताए थे कि पोलों की संख्या भी कांस्टेंट कर दिया, आर्मेचर की संख्या कांस्टेंट कर दिया। अब ये बताइए कि एक होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग। एक होता है क्या चीज? वेव वाइंडिंग। समझिएगा। अब ये बताइए, हम याद करने के लिए हम ये भी बताए थे शुरुआती लेक्चर में, हम बताए थे कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग से क्वेश्चन बनता है। ये बताइए वेव वाइंडिंग में भी यहाँ नजर आ रहा है, तो भी आ रहा है तो एक मतलब है कि भी यहाँ बढ़ेगा। भी क्या होगा? तो भी बढ़ेगा। तो ये बताइए जब वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? धारा घट जाएगा।
धारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी का उल्टा होता है लैप वाइंडिंग में कि अगर वोल्टेज घट जाता है तो धारा क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। धारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आपको पता है कि यहाँ होगा जो समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है, और यहाँ समांतर पथों की संख्या 2 होता है, किसमें, वेव वाइंडिंग में। तो अब बोला गया है कि कुंडली अपेक्षा उच्च विद्युत वाहक, मतलब उच्च विद्युत वाहक बल चाहिए, और ईएमएफ एक तरह से क्या है, तो एक वोल्टेज ही है। तो ये बताइए उच्च ईएमएफ कहाँ प्राप्त होगा, तो वेव वाइंडिंग में प्राप्त होगा। हम याद करने के लिए बताए थे कि यहाँ भी है तो भी यहाँ बढ़ेगा, तो जब यहाँ भी बढ़ेगा तो यहाँ घटेगा, यहाँ धारा घटेगा तो यहाँ धारा बढ़ेगा। तो आपसे पूछा है कि उच्च विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल एक तरह से क्या है, तो विभवांतर ही है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम तरंग कुंडली वेव वाइंडिंग में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ईएमएफ, उच्च ईएमएफ कहाँ मिलेगा, तो तरंग कुंडली या वेव वाइंडिंग में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा, ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। बोला है भंवर धारा किसी डीसी मशीन के हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अगर भंवर धारा का अगर बात करेगा तो भंवर धारा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो भंवर धारा को डीसी मशीन के हिस्से में सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वो आर्मेचर को पहुंचाता है। भंवर धारा डीसी मशीन में सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाता है, तो आर्मेचर को पहुंचाता है। हम योग का भी हम बात किए थे कि योग अगर उच्च क्षमता वाला होता है तो वह स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है, और निम्न क्षमता वाला रहता है तो किसका बना होता है, तो आयरन का बना होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है भंवर धारा किसी डीसी मशीन के किस हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो आर्मेचर को भंवर धारा ज्यादा पहुंचाता है। जैसे आर्मेचर में कॉइल जो लपटा हुआ रहता है, तो ये बताइए कि आर्मेचर को ही क्या करेगा, प्रभावित करेगा भंवर धारा। इस प्रश्न में आपको बताते हैं कि टोटल प्रश्नों की संख्या कितना था, तो 62 था। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा था, तो डीसी जनरेटर चल रहा था, डीसी जनरेटर चल रहा था। आज के लास्ट लेक्चर था डीसी जनरेटर का। आपको इलेक्ट्रीशियन में 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और जस्ट अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो डीसी मोटर होगा। डीसी मोटर का लेक्चर अगला आएगा इलेक्ट्रीशियन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इसके पीछे एनालिसिस थोड़ा हम कम करते हैं, हर एक क्वेश्चन को नहीं करते एक्सप्लेन, इसलिए कि समय अब कम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको ये भी पता है कि 75 क्वेश्चन में इसको हमको कितना लाना है, तो 27 क्वेश्चन सही करना है, मतलब 35% लाना है। अप्रॉक्स 26 होता है, अप्रॉक्स 26 होता है कुछ पॉइंट। तो हम मान सकते हैं कि 27 क्वेश्चन हम सही करेंगे तो हमको ट्रेड में पास कर जाएंगे। तब आपको पार्ट ए कॉपी जांच होगा। अब पार्ट ए का प्लानिंग हम इसलिए भी आगे किए हैं कि आपको 50 क्वेश्चन का मिक्सिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में। उसमें आपको एक दिन बीच करके आएगा। जब ये रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा तो आपको पर डे भी हम मिक्सिंग क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का लाते रहेंगे, और चैप्टर वाइज आपको एक एक क्वेश्चन एक एक लेक्चर मिलते रहेगा कि उससे चैप्टर भी क्लियर होते रहेगा, और इसी के साथ आपको मिक्सिंग क्वेश्चन में भी फायदा होगा। तो आप अब जो भी बचे हुए दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। और चलिए, इस सेशन अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।